लास्ट लेक्चर में हमने डील किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में हमने बात की थी कि दो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला था ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो ट्रैक्ट जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है, तो माउथ से लेकर एनस तक का पूरा पैसेज जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और उसके बाद हमें बात करनी थी एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, यानी कि वो सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो कि डाइजेशन में और डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स व्हिच रिमेन्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो they are associated with digestive tract, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं और डाइजेशन प्रोसेस में। तो इसमें से हमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स करने हैं वो है सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स जो है वो बकल कैविटी और ओरल कैविटी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। So these salivary glands are associated with buccal cavity. मैं आपको अरेंजमेंट बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास हमने बात किया था नेजल चैम्बर एज वेल एज बकल कैविटी का। तो नेजल चैम्बर इस तरीके से एंड बकल कैविटी दिस वे अरेंज है, ये है ना। अब सेलिवरी ग्लैंड्स, एक ग्लैंड यहाँ पे ऊपर है बिल्कुल बकल कैविटी के ऊपर की तरफ, जहां पे हमारे एयर लूप्स है, एयर के एग्जैक्टली नीचे सेलिवरी ग्लैंड होगा। एक ये सेलिवरी ग्लैंड है और एक एग्जैक्टली टंग के नीचे होगा, और एक वो पोर्शन जहां पे दोनों जॉस मीटअप कर रहा है, दोनों जॉस अपर जॉ लोअर जॉ साइड एक उस एंगल पे यहाँ पे। तो ये है सेलिवरी ग्लैंड्स का अरेंजमेंट, एक एयर्स के नीचे, एक टंग के नीचे और एक एंगल्स ऑफ जॉ पे। इन सेलिवरी ग्लैंड्स के डिफरेंट नेम है, ठीक है, बट हमें जनरली बात करना है कि सेलिवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं। तो बच्चे ये सेलिवरी ग्लैंड जो है दे आर 3 पेयर्स इन नंबर, टोटल 3 पेयर्स होते हैं। ये एक सिंगल ग्लैंड नहीं है। एयर्स के नीचे जो है वो दोनों साइड प्रेजेंट रहेगा, एंगल ऑफ जॉ में भी एक पेयर रहेगा और टंग के बिलो में भी एक पेयर रहेगा। तो 3 पेयर्स इन नंबर। और ये सेलिवरी ग्लैंड जो है बेटा ये सिक्रीट करते हैं सेलिवा, दे सिक्रीट सेलिवा। और सेलिवा जो है वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे पास जो जो चीजें प्रेजेंट है वो है सबसे पहला इसमें प्रेजेंट है वाटर, बल्क ऑफ वाटर। उसके बाद अ मिनिमल अमाउंट ऑफ म्यूकस। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्ट कंटेंट्स, क्लोराइड आयंस होंगे, है ना, मैग्नीशियम आयंस है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद नेक्स्ट है लाइसोजाइम। क्योंकि बच्चे आप जब खाना खा रहे हो, खाना खाने के टाइम पे बहुत सारे बैक्टीरियल कंटेंट भी आपके माउथ के अंदर जाएगा, उसे किल करने के लिए कोई कंपोनेंट चाहिए, तो लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। लाइसोजाइम, ठीक है, अंडरलाइन कर रही हूँ उसे। तो लाइसोजाइम जो है इट किल्स बैक्टीरिया, फूड में कोई भी बैक्टीरिया होगा वो उसको किल कर देगा। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सेलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहेगा दैट इज एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज। बेटा सेलिवरी अमाइलेज में किसी भी सिक्रीशन के साथ अगर यूज कर रही हूं
सिक्रीशन के नेम के साथ अगर यूज कर रही हो तो वो डिनोट कर रहा है एक ऐसे एंजाइम को जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो amylase includes set of enzymes. It is a set of enzymes which helps in digestion of carbohydrates. हाँ बच्चे, तो बच्चे सबसे पहले सेलिवरी में वाटर रहेगा, म्यूकस रहेगा, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि कुछ सॉल्ट और मिनरल्स जो कि आयनिक बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लाइसोजाइम जैसे मैंने मेंशन किया, इट हेल्प्स इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया। फूड कंटेंट में जो भी बैक्टीरिया होगा उसे किल कर देगा। और सेलिवरी अमाइलेज इज द ओनली एंजाइम इन सैलिवा। सैलिवा की सिक्रीशन में सेलिवरी अमाइलेज एक अकेला एंजाइम है। और जैसे मैंने कहा, अमाइलेज जो है वो एंजाइम्स की कैटेगरी है जिसमें जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो सेलिवरी अमाइलेज इज द एंजाइम used for digestion of carbohydrates, which digests carbohydrates. तो आगे किसी भी एंजाइम के साथ अगर मैं अमाइलेज यूज कर रही हूं तो वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, हमें एक डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा गैस्ट्रिक वॉल में और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बच्चे गैस्ट्रिक एरिया की यानी कि स्टमक की वॉल में ही प्रेजेंट रहते हैं, उसकी म्यूकस लाइनिंग में। तो बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी कि स्टमक की म्यूकोसा वॉल में। गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर। तो इसी वजह से हम स्टमक के साथ कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाते टू रिप्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डेफिनेट और डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इसके वॉल में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीटरी फंक्शन करते हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वो मार्क कर रही हूँ। वी हैव 3 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि गैस्ट्रिक कंबाइन करके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना रहे हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सबसे पहला ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स की सिक्रीशन को बच्चे HCl कहा जाता है। तो बच्चे ये सिक्रीट करते हैं HCl, ये HCl सिक्रीट करते हैं। और बच्चे इन सेल्स का दूसरा नाम जो है वो पेराइटल सेल्स भी है। पेराइटल सेल्स आप किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन ग्लैंड्स को, ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स वो होते हैं जो HCl सिक्रीट करते हैं। अब बच्चे HCl का काम क्या है? HCl का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन मैं बता दूं, इट्स फर्स्ट सिक्रीशन इज HCl। तो HCl का काम सबसे पहला, जो बैक्टीरिया लाइसोजाइम से बच गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइसोजाइम से बच गया, फर्दर उसको HCl स्टमक में किल कर देगा। तो इट फर्दर किल्स बैक्टीरिया, क्योंकि हाईली एसिडिक कंडीशन आ जाती है और बैक्टीरिया उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता। इट किल्स बैक्टीरिया। उसके बाद स्टमक में कुछ एंजाइम्स रिलीज होने वाले हैं बच्चे, स्टमक में कुछ एंजाइम्स रिलीज होने वाले हैं जिनके बारे में फर्दर में बात करूंगी। तो बच्चे वो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, उसको एक्टिवेट करने का काम HCl का, ठीक है। तो इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन
एंड प्रोरेनिन, ये दो एंजाइम्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो स्टमक ग्लैंड्स यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, दैट इज पेप्सिनोजन, दूसरा प्रोरेनिन। तो बच्चे ये दो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अगर HCl ना हो तो HCl इन्हें एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो ये एंजाइम्स अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस इफेक्ट होता है। तो इसलिए HCl सिर्फ बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा बच्चे। प्रोरेनिन, PRORENIN, प्रोरेनिन जो है वो और पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, जिसकी वजह से HCl के एब्सेंस में प्रोटीन डाइजेशन जो है वो सफर करता है। और हम अगर बात करें HCl की सिक्रीशन की, तो HCl अगर सिक्रीट ना होना बेटा स्टमक एरिया में तो एनीमिक कंडीशंस भी आ सकती है। रिलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट HCl जो है बच्चे एक्चुअली आयरन जो हम इनटेक कर रहे हैं वो आयरन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, स्टमक लाइनिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाने के लिए HCl का एक्शन भी जरूरी है। तो आयरन नहीं होगा, RBCs नहीं बनेंगे, है ना, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, RBCs नहीं होंगे। तो इस तरीके से HCl हमें एनीमिया से भी बचा रहा है। तो HCl का काम बैक्टीरिया को किल करना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यानी कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करना, और थर्ड आयरन को एब्जॉर्ब करना। अगर याद रख सकते हो तो वो भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये हो गया HCl का फंक्शन। बच्चे एक और चीज है, एक और कंपोनेंट की बात करूंगी जो ये ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करते हैं। तो बच्चे वो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल CASTLE, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। बच्चे ये एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B12 को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो मतलब ऑक्जेंटिक सेल सिर्फ HCl की फॉर्म में आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर रहा, विटामिन B12 में भी हेल्प की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है बाय सिक्रीटिंग कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इट इज required for absorption of vitamin B12. विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इस ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स के बाद हम बात करेंगे गॉबलेट सेल की। गॉबलेट सेल को म्यूकस सेल भी कहा जाता है क्योंकि इन सेल्स का काम है म्यूकस सिक्रीट करना। और इनका नंबर, इनके बारे में हम स्टमक के केस से बात करते हैं, बाकी केसेस में बात नहीं करते। बाकी रीजन्स में भी गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं बच्चे, बट उतने ज्यादा हाई नंबर में नहीं जितना हाईली सिक्रीशन जो है इनका स्टमक में होता है। तो बच्चे ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और बच्चे इतना हाई अमाउंट में म्यूकस ये सिक्रीट कर रहे हैं ताकि स्टमक लाइनिंग जो है वो बहुत थिक कवरिंग बना ले म्यूकस की, और रीजन है HCl। अब HCl के सिक्रीशन को कम या बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन है जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल है, पर HCl का सिक्रीशन स्टमक के लिए भी तो हार्मफुल होगा। कंटिन्यूस सिक्रीशन हो रहा है तो स्टमक की वॉल का क्या, कितने सारे सेल्स हैं जो कि HCl के एक्शन से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि इंटरनली लाइन बना देता है, इंटरनली कवर कर देता है, एक थिक लेयर बना देता है स्टमक की लाइनिंग के ऊपर, जिसकी वजह से HCl ऊपर का म्यूकस इरोड करता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इरोजन होगा एक नई लेयर बनती जाएगी और अंडरलाइंग सेल्स को कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो इट सिक्रीट्स म्यूकस, और म्यूकस का काम है प्रिवेंट स्टमक लाइनिंग from action of HCl, from action of HCl। तो इस तरीके से स्टमक की लाइनिंग को बचाने का तरीका जो है वो सेल्स ने ढूंढ लिया। तो मतलब HCl सिक्रीशन जो है वो कंटिन्यूस रह सकती है स्टमक में।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स। ठीक है, अब ये दो सेल्स के बाद हमारे पास वो तीसरा सेल है जो इन दो एंजाइम्स को रिलीज करेगा, वो दो एंजाइम्स जो HCl ने एक्टिवेट किए। तो बच्चे पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल जिन्हें चीफ सेल्स भी कहा जाता है, दे सीक्रेट पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और प्रोरेनिन अगेन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो बच्चे ये इनएक्टिव फॉर्म जो है वो रिलीज करेंगे पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स, और फर्दर HCl इन दोनों पे एक्ट करता है, यानी कि पेप्सिनोजन पे HCl ने जब एक्ट किया उसने एक्टिव फॉर्म बना दी, दैट इज पेप्सिन, एंड प्रोरेनिन के ऊपर अगेन HCl ने वर्क किया, HCl ने उसे ट्रीट किया और फर्दर रेनिन में कन्वर्ट कर दिया, और रेनिन और पेप्सिन फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी प्रोटीन्स की डाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें तीन तरह के सेल्स रहेंगे आपके पास, दैट इज ऑक्जेंटिक सेल्स जिन्हें पेराइटल सेल्स भी कहा जाता है, दूसरे गॉबलेट सेल जिन्हें म्यूकस सेल भी कहा जाता है, फर्दर पेप्टिक सेल्स जिनका दूसरा नाम चीफ सेल्स भी है। अब ऑक्जेंटिक सेल में दो तरह की सिक्रेशन थी, फर्स्ट HCl जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करेगा, दूसरा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और दूसरा सेल जो है वो है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस सीक्रेट करेगा ताकि स्टमक लाइनिंग को HCl के एक्शन से बचाया जा सके, और फर्दर पेप्टिक सेल्स जिन्हें चीफ सेल्स कहते हैं जो कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सीक्रेट करेंगे, जो HCl के एक्शन से एक्टिवेट हो जाते हैं और बना देते हैं पेप्सिन एंड रेनिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। So, liver, here's the structure of liver. ठीक है, लीवर बच्चे, ये लीवर स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट रहता है बॉडी के राइट साइड में, स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, एग्जैक्टली राइट साइड में लीवर प्रेजेंट रहेगा, और ये बायलोब स्ट्रक्चर जो है इसमें इसके लोब्स जो है वो अनइवनली अरेंज्ड है। बायलोब स्ट्रक्चर जिसमें से ये लोब जो है ये लेफ्ट लोब है जो कि स्टमक की साइड रहेगा, और ये राइट लोब है, राइट लोब इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लोब, और इस राइट लोब के साथ एसोसिएटेड और कनेक्टेड भी रहेगा गॉल ब्लैडर। तो ये आया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का अपना कोई सिक्रीशन नहीं है बच्चे, ठीक है, लीवर के साथ एसोसिएटेड रह के लीवर का ही काम करता है। अब जैसे हमने डक्ट सिस्टम की बात की, डक्ट जो है दो डक्ट्स, एक लोब से दूसरे लोब से आ रही है जो ज्वाइन करके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएगी। हिपैटिक डक्ट वो डक्ट होती है जो कि बाइल जूस जो लीवर की सिक्रीशन रहेगी वो आगे पास करेगी, और ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है जो अल्टीमेटली लीवर की डक्ट को हिपैटिक डक्ट को ज्वाइन करेगी, और ये फर्दर डक्ट ज्वाइन कर रही है यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट को। ये पेनक्रियास है जो स्टमक के एग्जैक्टली नीचे प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है, एंड हियर इज पेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन जैसे ही पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ लीवर की डक्ट ने यानी कि हिपैटिक डक्ट ने ज्वाइन किया तो बन गई पेनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है वो ड्यूडम में ओपन होती है, ठीक है। तो बिल्कुल डक्ट अरेंजमेंट थोड़ा सा स्पेशलाइज है, और हिपैटिक जो बाइल डक्ट है हमारे पास, जो लीवर की सिक्रीशन है बाइल जहां से पास कर रहा है उसे बाइल डक्ट कहेंगे डेफिनेटली। तो बच्चे उसमें गॉल ब्लैडर, लीवर की सिक्रीशन दोनों आ रही है, जो गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया है, लीवर ने बनाया है, वो सारा सिक्रीट होके और पास करेगा इस डक्ट से और रीच करेगा पेनक्रियाटिक डक्ट के पास, जो हिपैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करके हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना रही है और ड्यूडम के साथ फर्दर ओपन हो रही है और ज्वाइन कर रही है। तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट फर्दर ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डक्ट अरेंजमेंट, जिसकी वजह से हमने जाना कि सिक्रीशन जो है वो पास और ड्यूडेनम तक कैसे पहुंचेगी।
अब वापस से आते हैं लीवर के स्ट्रक्चर पे। तो लीवर जो है वो बायलोब स्ट्रक्चर है। अगर आप इस बायलोब स्ट्रक्चर को कट करके यानी कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो आपको इसमें कुछ सेल्यूलर अरेंजमेंट दिखाई देगा विद अ कैप्सूल, और वो सेल्स जो है वो कहे जाते हैं हिपैटोसाइट्स। तो हिपैटोसाइट्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो ये हिपैटोसाइट्स अगर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये सेल्स जो हिपैटोसाइट्स है वो लीवर का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और जो लीवर का फंक्शन है यानी कि बाइल जूस बनाना वो भी यही फुलफिल कर रहा है। दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और बच्चे हिपैटोसाइट्स के अलावा हमारे पास कुछ कैप्सूल होते हैं, मतलब एक कवरिंग होती है जो लीवर के स्ट्रक्चर्स को कवर करती है। उस कैप्सूल को ग्लीसन्स कैप्सूल कहा जाता है। GLISSON', ठीक है, ग्लीसन्स कैप्सूल। तो ग्लीसन्स कैप्सूल जो है वो एक फिब्रस कवरिंग है जो हिपैटोसाइट के स्ट्रक्चर्स यानी कि लीवर के स्ट्रक्चर्स को सराउंड करती है और एक अरेंजमेंट और एक प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट देती है। तो ग्लीसन्स कैप्सूल फॉर प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट। ठीक है, अब लीवर जो है वो बना है हिपैटोसाइट से और इसके ऊपर कवरिंग होती है ग्लीसन्स कैप्सूल की। अब बात करेंगे लीवर के फंक्शन की। ठीक है, गॉल ब्लैडर पे लेटर ऑन आते हैं, लेकिन उससे पहले फंक्शन की बात करेंगे कि लीवर जो है वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसका क्या रोल है डाइजेशन प्रोसेस। तो बच्चे इसका फंक्शन है दैट इट सिक्रीट्स बाइल जूस। तो हम सिर्फ लीवर के बहुत सारे फंक्शन है बेटा, बहुत सारे, मतलब बॉडी के मैक्सिमम काम, चाहे आप बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हो, बॉडी में प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हो, या फिर बहुत सारे बेसिक प्रोटीन्स बनाने की बात हो, तो लीवर मोस्टली फंक्शन कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ बात करनी है उस फंक्शन की जो डाइजेशन से रिलेटेड है। तो डाइजेशन से रिलेटेड इसका एक फंक्शन है, डाइजेशन से रिलेटेड इसका एक फंक्शन है कि ये बाइल जूस। तो बच्चे बाइल जूस का सिक्रीट होना, बाइल जूस जो है वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, तो हर एक चीज जो है वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर रही है। अगेन मैं डाइजेशन प्रोसेस बोल रही हूँ, डाइजेशन नहीं, क्योंकि बच्चे लीवर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो किसी भी न्यूट्रिएंट को, किसी भी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करे। तो लीवर जो है वो डाइजेशन नहीं करता, वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं, इट्स एन एसोसिएटेड ग्लैंड व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में हेल्प कर रहा है बट डाइजेशन नहीं कर रहा। ठीक है, सो बाइल जूस जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। इसमें हमें बच्चे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, दैट इज बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स। अब इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। बाइल जूस जो है वो दो मेन चीजों से, दो मेन कंपोनेंट से बना है। पहले बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स वो कंपोनेंट जो कि कलर इंपार्टिंग होते हैं, ठीक है, कलर इंपार्टिंग पिगमेंट, ठीक है। और बाइल सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि मिनरल से बना हुआ, आयनिक स्टेट में कुछ कंपोनेंट्स रहने वाले हैं हमारे पास, चाहे वो बेसिक हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे न्यूट्रल सॉल्ट हो, है ना। तो बच्चे बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट जो है वो दो तरह के होंगे, एक बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन ये दो तरह के पिगमेंट्स हैं बाइल जूस में। बाइलिरुबिन जो है बच्चे येलो कलर का होता है और बाइलिवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट है। अब बच्चे आपने जॉन्डिस के बारे में सुना होगा। जॉन्डिस बहुत सारे रीजन से हो सकती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, लीवर में इंटरनली इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इनमें से डक्ट ब्लॉक हो गया, हिपैटिक डक्ट कोई ब्लॉक हो गया,
ठीक है, गॉल ब्लैडर डक्ट ब्लॉक हो गया। तो बच्चे उस केस में क्या होता है, बॉडी में ये पिगमेंट जो है इंक्रीज हो जाता है। बाइलिवर्डिन जो ग्रीन कलर का कंपोनेंट है ना, वो बाइलिरुबिन से कम होता है, इसलिए ग्रीन कलर की कंसिस्टेंसी नहीं आती है। लेकिन हमारे ऑर्गन्स जो है जॉन्डिस के केस में उनका कलर येलो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ येलो ही नहीं, ये बाइलिरुबिन जो है वो टॉक्सिक कंपोनेंट है, हमारी बॉडी का वेस्ट है। ठीक है, तो इसका बॉडी में रहना सही बात नहीं है। तो जॉन्डिस के केस में यही बाइलिरुबिन यानी कि येलो पिगमेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स की, आई बॉल्स की कलरिंग हो जाती है, यानी कि येलो कलर। ठीक है, और ये बाइल पिगमेंट्स का क्या फंक्शन है और क्या रोल है मैं बात करूंगी। उससे पहले बाइल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है। बाइल सॉल्ट्स है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपने सुना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट्स हैं जो आपने नहीं सुन रखे होंगे, लेकिन ये भी सॉल्ट्स हैं जो कि फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन नहीं कर रहे, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद सोडियम टोरोकोलेट, TAUROCHOLATE, टोरोकोलेट, TAUROCHOLATE, टोरोकोलेट। और तीसरा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, GLYCOCHOLAT, ग्लाइको, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो ये तीन सॉल्ट्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये तीन पर्टिकुलर सॉल्ट्स जो कि लीवर की सिक्रीशन बाइल जूस में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे अब हमने बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स के बारे में जाना कि बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं और बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चे अब बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन और बाइल पिगमेंट्स का रोल। तो सबसे पहले बाइल पिगमेंट्स के बारे में बात करूंगी। तो बच्चे बाइल पिगमेंट्स का कोई भी रोल नहीं है, बॉडी में कोई भी रोल नहीं है बाइल पिगमेंट्स का। दे हैव नो इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, दे आर जस्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और एक्सक्रीटरी कंपोनेंट है। एक्सक्रीटरी कंपोनेंट यानी कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद, किसी चीज के बनने या टूटने के बाद बना, तो एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बच्चे ये एक्सक्रीटरी कंपोनेंट जो है वो आरबीसीज के मेटाबॉलिज्म के बाद और किलिंग के बाद बनता है। लीवर जो है वो किल्ड आरबीसीज को प्रोसेस करता है और उससे पिगमेंटेड कंपोनेंट्स और पिगमेंट्स निकलते हैं, दैट इज बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। फर्दर बाइल पिगमेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे बाइल सॉल्ट्स की, जिनका एक्चुअल रोल है डाइजेशन में हेल्प कर देगा। तो बाइल सॉल्ट्स, तो बाइल सॉल्ट्स हमने बात की थी, तीन तरह के बाइल सॉल्ट्स हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि डाइजेशन प्रोसेस फुलफिल होता है। तो बाइल सॉल्ट का पहला फंक्शन, अब बच्चे स्टमक में HCl था और स्टमक की लाइनिंग को बचाने के लिए HCl की एक्शन से हमारे पास म्यूकस भी था। बट सोचो अगर वो HCl रिच फूड ड्यूडनम में आ रहा है, ड्यूडनम में तो उतने ज्यादा गॉबलेट सेल नहीं है और वो इतनी थिक म्यूकस लाइनिंग नहीं बनाते, तो उस केस में वो HCl ड्यूडनल लाइनिंग को हार्म कर सकता है ना। तो स्टमक से फूड आया HCl रिच फूड, वो ड्यूडनम में गया और ड्यूडनम में जाके उसे इमीडिएटली हार्म कर सकता है। तो ड्यूडनम में फूड आते ही लीवर अपनी सिक्रीशन कर देगा, यानी कि बाइल सॉल्ट्स को रिलीज करेगा ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज कर दे। बाइल सॉल्ट्स क्या है? बेसिक सॉल्ट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये बेसिक सॉल्ट्स। और HCl क्या है? एसिडिक। जब उन्होंने कंबाइन किया और रिएक्ट किया तो वो न्यूट्रलाइज हो गए।
तो इस तरीके से HCl के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाइल सॉल्ट्स। तो न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी। जो फूड आया जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक था, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया ताकि ड्यूडेनम और फर्दर इंटेस्टाइन को कोई हार्म ना हो सके। ठीक है। दूसरा, अब बच्चे हमने सेलिवरी अमाइलेज की बात की है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। स्टमक में बात की प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की, हमने बोला कि पेप्सिनोजन और रेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। फैट को तो भी डाइजेस्ट करना है, बट फैट के साथ ना बच्चे एक दिक्कत होती है। आपने पानी में कभी भी फैट को ऐड किया, जैसे आपने ग्लास लिया पानी का, उसमें आपने तेल डालना शुरू किया ड्रॉप वाइज, तो ड्रॉप जैसे ही डालते रहते हो वो जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होके बड़ा होना शुरू हो जाता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही बॉडी में फैट जो है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में होता है। तो जितना बड़ा ग्लोब्यूल, जितना बड़ा फैट एंजाइम को काम करने में उतने ज्यादा दिक्कत। तो ये क्या करते हैं, उन फैट ग्लोब्यूल्स को जो बड़े होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और उन लार्जर ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इसका दूसरा काम है फैट्स की इमल्सिफिकेशन करना टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। अब वो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हुआ उसके बारे में भी देखते हैं। तो सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। तो बच्चे जब स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से आप एक बॉक्स ले रहे हो और बॉक्स के ऊपर आपको किसी केमिकल का एक्शन करवाना है, तो केमिकल एक्शन के लिए साइट कौन कौन सी है, ये पर्टिकुलर साइट्स बाहर से, राइट। जब बाहर वाला पोर्शन डाइजेस्ट होगा, बाहर वाली लेयर होगी, फिर अंदर वाली होगी, फिर देन अंदर। अब हम क्या करें, इस बॉक्स को बीच में से कट कर दें। हमने क्या किया, इस लार्जर बॉक्स को स्मॉलर बॉक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ये इस तरीके से। अब क्या हुआ, हमारे पास सरफेस एरिया यानी कि ये रीजन है डाइजेशन के लिए, जो कि नॉर्मली भी था, है ना, बट हमें एडिशनली ये वाली साइड्स भी मिल गई। यहां पे भी डाइजेशन एंजाइम अब एक्ट कर सकता है। बिल्कुल सोचो अगर हम इसको फर्दर और डिवाइड कर दें लाइक दिस, तो इस तरीके से हमारे पास सरफेस एरिया और बढ़ गया, तो एंजाइम का एक्शन और प्रॉपरली हो पाएगा, तो एंजाइम को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा फैट ग्लोब्यूल है तो उसमें से हम छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देते हैं ताकि एंजाइम प्रॉपरली एक्ट कर सके। And this conversion of larger globule into smaller globule is called as emulsification. So emulsification is conversion of larger globule of fat into smaller globules of fat. Into smaller globules. तो इस तरीके से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और अब फर्दर फैट की डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगी इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम इंटेस्टाइन फर्दर जो है वो इजीली अब डाइजेशन प्रोसेस करवा सकता है फैट का, ठीक है। तो एमल्सिफिकेशन ना होने की वजह से स्टमक में भी फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। और थर्ड फंक्शन बच्चे, ड्यूडेनम में सिक्रीशन सिर्फ लीवर की थोड़ा ना आती है, पेंक्रियाज की भी आती है। और बच्चे पेंक्रियाज को काम करने के लिए एसिडिक नहीं, उन्हें चाहिए बेसिक एनवायरनमेंट। तो बाइल सॉल्ट्स क्या है, सारे बेसिक है। तो बच्चे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ वो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली एक्शन कर पाए। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन खुद भी बेसिक होती है, बट उससे पहले बाइल सॉल्ट जो है उसके लिए बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं। तो दे प्रोवाइड
बेसिक एनवायरमेंट फॉर एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ फंक्शन लीवर का कंप्लीट। ठीक है, लास्ट गॉल ब्लैडर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बात करते हैं फर्दर। तो बच्चे गॉल ब्लैडर जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर था लीवर के साथ, तो बच्चे उसकी फर्दर कोई भी सिक्रीशन नहीं है खुद की। तो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो लीवर के साथ एसोसिएटेड है और उसका काम है लीवर की सिक्रीशन, यानी कि बाइल जूस को कलेक्ट करना और उसे कलेक्ट करके कंसंट्रेट करना ताकि उसका एक्शन और इंक्रीज हो जाए। तो बच्चे इसमें स्टोरेज प्रॉपर्टी होती है, इट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स बाइल जूस, और इसमें जो कैपेसिटी होती है वो होती है 30 ml की। तो 30 ml बाइल जूस वो एक ही बार में स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो लीवर के सिक्रीट किए गए बाइल जूस को स्टोर करने का काम है गॉल ब्लैडर का। तो इसलिए अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो बाइल जूस की सिक्रीशन तो बंद नहीं होती, लेकिन उसका सप्लाई जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि जब भी फैट रिच फूड ड्यूडम में एंटर करता है तो गॉल ब्लैडर में पहले से ही बाइल जूस स्टोर होता है, तो वह इमीडिएटली सप्लाई दे देगा। ठीक है, बट अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, उसके केस में लीवर को फ्रेशली बाइल जूस बनाना पड़ता है, जो कि धीरे धीरे सिक्रीट होगा और फैट का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये है फंक्शंस लीवर के।